Hello everyone, am I audible? Yes, sir. Okay. So it's been a long time. थोड़ा सा ट्रेनिंग में बिजी था, इसलिए आप लोगों से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था। बहुत दिनों से वी वर थिंकिंग अबाउट दिस लाइव आंसर राइटिंग, बिकॉज मेंस में मुझे लगता है दो तीन चीजें ही होती है जो मेन इशू क्रिएट होता है। पहला नोट्स मेकिंग होता है, दूसरा डेफिनेटली आंसर राइटिंग होता है, और फिर तीसरा वही रिवीजन साइकिल, मेंटोरशिप की कोई आपके पास हो जो कि आपको बताता रहे। तो ये सब डिफिकल्टी क्योंकि हमने भी फेस की थी अपने स्टेज पे, वी आल्सो फेस द सेम इश्यूज। सो मेंस नोट्स वी हैव ऑलरेडी ब्रॉट, एंड ये लाइव आंसर राइटिंग सेशन के कुछ कारण थे लाने के, देयर वर सम रीजंस बिहाइंड इट, जिसमें फॉरमोस्ट रीजन व्हाट आई फाउंड व्हेन आई वाज प्रिपेयरिंग व्हिच हेल्प्ड मी कि व्हेन पीपल राइट टुगेदर on a platform like any platform, then connected to each other. So when one person tells the answer, then other also gets a perspective. Other person also understands, okay, this should be done in this way and this shouldn't be done in that way. तो इससे क्या होता है, एक चेक एंड बैलेंस रहता है एक दूसरे के लिए। और वो लाइव आंसर राइटिंग देन एक्चुअली हेल्प्स रादर देन इंडिविजुअली राइटिंग। वो तो यू विल anyway write on a daily basis or weekly basis, you must be writing. So this live answer writing session has been brought so that each of you actually knows what to write, what not to write, how to write and how not to write, and also get a perspective on how others are writing. And when a mentor will tell you, okay, this is the right way, this can be better. So in this way you will understand actually ki how it should be done, because everybody is preparing, everybody is trying their level best. Still only few get to the list, only few. तो जब तक यू अंडरस्टैंड कि जब तक आपको समझ आता है कि एक्चुअली ऐसे करना है वैसे करना है, तब तक आपके अटेम्प्ट्स चले जाते हैं और वहीं पे बहुत लोग मात खा जाते हैं। और इसीलिए वी ऑल आर ट्राइंग कि आपके लिए ये चीजें बेटर कैसे करें, आसान कैसे कर पाए, ताकि आप लोग उस लिस्ट तक पहुंचे। क्योंकि मार्केट में तो आप जाओगे तो एकदम प्लेथोरा ऑफ नॉलेज है, प्लेथोरा ऑफ चीजें हैं जिससे कि आप एक्चुअली समझ भी नहीं सकते कि क्या करें और क्या ना करें। तो इसीलिए वी हैव ब्रॉट दिस प्रोग्राम एज वेल फॉर यू गाइस। और आई वाज नॉट एबल टू फाइंड कोई इंसान जो कि एक्चुअली में इसको कंडक्ट करा पाए, बिकॉज इसको कंडक्ट कराना भी एक टास्क है। आपकी खुद के नॉलेज और एक्सपीरियंस होना चाहिए कि आप लाइव आंसर में आप समझ भी पाओ आंसर एंड फिर उसको प्रोवाइड भी कर पाओ, और फिर आप डिस्कस करके समझ पाओ कि हाँ ये गलती कर रहा है, वो गलती कर रहा है। तो वी वर ट्राइंग टू फाइंड कि कोई ना कोई मिल जाए, एंड दैट इज वाई हमें एक मेंटोर मिले, देवांश, जो कि मुझसे बहुत पहले से जुड़े हुए थे। एंड बहुत सी उनकी जो आंसर राइटिंग है उसमें वो सब चीज़ें हैं जो कि मुझे लगता है एक एस्पिरेंट की आंसर में होने चाहिए, या फिर उसको लिखना चाहिए, चाहे वो जीएस हो या फिर आपका ऑप्शनल हो एक्सेट्रा। तो दैट इज व्हाई वी हैव ब्रॉट हिम एज योर मेंटोर फॉर दिस पर्टिकुलर प्रोग्राम। बस मैं यही कहूँगा यार, जस्ट वी आर ट्राइंग टू मेक थिंग्स इजी फॉर यू, ताकि आप समझो कि व्हाट शुड बी डन एंड व्हाट शुडंट बी। तो we'll discuss few things. Devansh will take over and he'll tell you a lot of things कि what you should do and what you shouldn't do through discussions of question. तो जब आप क्वेश्चन डिस्कस करेंगे तब आप एक्चुअली समझेंगे कि क्या करना चाहिए और नहीं। देवांश। और किसी को कोई डाउट हो मेंस का, कुछ भी हो, तो आई एम ऑलवेज देयर, मोहित इज देयर, कोई दिक्कत ही नहीं है। कभी भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हो। और वैसे तो किसी को डाउट नहीं है मेन से लेके, आप पूछ सकते हो किसी को कुछ हो, छोटी मोटी चीजें। बाकी फिर अपन अलग से एक सेशन लूंगा मैं जिसमें आपका यही चीजें डिस्कस की जाएंगी। किसी को कोई इशू है? वाह, सब एकदम सब सीख गए हैं। गुड। वांट्स टू स्पीक, हु वांट्स टू स्पीक? फीनिक्स वांट्स टू स्पीक। थोड़ा सा जल्दी बोलना, एंड इट शुड बी फॉर ऑल, ठीक है, ताकि फिर देवांश टेक ओवर करेंगे।
फिनिक्स बोलिए। सर जैसे हम रिवाइज करते हैं चीजें, तो जब रिवीजन करते हैं तो ऐसा लगता है कि हमें मतलब सब आता है, और जब हम क्वेश्चन देखते हैं तो फिर ऐसा लगता है कि इसको हम कैसे लिखेंगे। बिल्कुल, दैट इज अ वेरी वैलिड पॉइंट, और ये सबके लिए पॉइंट है। आप कितना भी पढ़ लो, रिवीजन कर लो, आपको लास्ट में लगेगा ही ये बात। इसीलिए ये सेशन लाया जा रहा है कि माइंड और हैंड का कोऑर्डिनेशन बने। जो आपने पढ़ा है, जो रिवाइज किया है, जो चीजें आपको आती हैं, वो एक्चुअली आप लिख पा रहे हैं या नहीं, वो एक्चुअली आप कॉपी पे ला पा रहे हैं या नहीं, इसीलिए ये प्रैक्टिस लाई जा रही है। तो फिनिक्स ये सब प्रैक्टिस से आता है। आप जितनी प्रैक्टिस करें उतनी कम होती है, और उसी प्रैक्टिस का एक पार्ट ये होगा जिसमें आपको ऐसी ट्रिक्स और टिप्स बताई जाएंगी ताकि आप समझें कि आप जो पढ़ रहे हैं, जो रिवाइज कर रहे हैं, उसको आप लाएंगे। ठीक है? और कोई? थैंक यू सर। कि कौन बोल रहा है? सेजल। यस हेलो सेजल। सर, मतलब अभी जैसे मैंने जीएस स्टार्ट किया है, एंड जीएस मेरा मतलब समथिंग चल रहा है, तो उसके बीच में हमें आंसर राइटिंग करना चाहिए या फिर नहीं? क्योंकि उसमें मुझे मतलब अगर टॉपिक हम पढ़े और उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, तो मतलब हम लिख तो लेते हैं नॉर्मल, पर कंटेंट अभी सही नहीं लग रहा है। कोई बात नहीं सेजल, वो आपको कभी भी नहीं लगेगा। मुझे 5 साल पढ़ने के बाद भी मेरा कंटेंट सही नहीं लगता था। और लाइव आंसर राइटिंग एक्चुअली में हेल्पफुल उनके लिए बहुत ज्यादा होता है जो बिगिन कर रहे होते हैं। उनके लिए तो होता ही जो एडवांस होते हैं, बट जो अभी शुरुआत ही किए होते हैं उनके लिए इसलिए अच्छा होता है क्योंकि कंटेंट भी समझते हैं और दूसरा क्या लिख रहा है वो भी समझते हैं और गलती भी समझते हैं। तो इन तीनों का यस हेल्दी सर। मिक्सचर से बहुत हेल्प होती है। तो आप चाहे बिगिनर हो चाहे एडवांस, ये एक्चुअली हेल्प करता है। तो आप ये मत सोचिए कि आपको लिखना चाहिए या नहीं, आपको डाइव करना पड़ेगा तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो ये हेजिटेशन हमेशा रहेगी। तो ओके? सर मतलब अगर जैसे प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके साथ आंसर राइटिंग मतलब कंपलसरी है डेली अभी भी, या फिर जीएस कंप्लीट होने के बाद हम? देखिए, कंपलसरी तो कुछ नहीं है, सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटेजी है, बट आई बिलीव कि यू शुड राइट ऑन अ डेली बेसिस। आप लिखेंगे तो आपको हेल्प होगा, आपको भी रियलाइज नहीं हो रहा, आपको एक्चुअली वो इनग्रेन भी बेटर होगा अंदर दिमाग में। जब आप लिखेंगे, चीजें समझेंगे, तो आपकी एक होलिस्टिक प्रिपरेशन होगी। ठीक है? ओके सर। ओके सर। चलिए, अब देवांश टेक ओवर। ठीक है, अब आप स्टार्ट करिए। Audible? देवांश, आपकी आवाज नहीं आ रही है। Hello. हाँ, आप, आपका वीडियो नहीं आ रहा है। Hello. Devansh, you are audible. Please open your Okay. video if you want to. So I'll start from here. First of all, देवांश, I ओपन would योर like. वीडियो। देवांश, ओपन Okay. योर वीडियो। Hello everyone. Here I would like to take this session, this orientation writing program. First of all, I have a few questions for all of you. I would like to know you all better first. How many of you are first attempters here? सर मी Can you? Okay, let's assume that everybody here, some of you might be first attempters, some of you might have written mains also. But since you are here, I am assuming that you have certain problems in the answer writing domain. So first, I would like to speak on why we should. Hello. First, I would like to speak on why we should start answer writing from now on. Like a few of our friends said that they have problem in not
having enough content to write the answers. So through this program, we are trying to break the myth that we need a lot of content before we are going to write answers. First thing. Second thing is that we are in October, mid-October right now. अभी ना तो प्रीलिम्स है, ना मेंस है, ना इंटरव्यू है, तो बहुत कम लोग हैं जो पढ़ रहे होंगे. Thirdly, we have hardly 225 days left for the next prelims. उसमें से almost 25 days तो ऐसे ही निकल जाएंगे, होली, दिवाली और ये सारे फेस्टिवल्स को लेकर के. So we have all in all 200 days up till the prelims. उसमें हमें सारा कुछ करना है. We have to write answers. We have to revise our optional. We have to complete the answer writing practice. जिसका GS नहीं हुआ उसको complete करना है, current affairs करना है और many things we have to. तो almost अगर हम देखें तो per paper we have almost 4 subjects in the GS1, GS2, GS3, GS4 combined. There is some problem with the video, so it is going off. Is it okay with the audio only? One minute. Yeah, so I was saying that we have roughly 200 days till the next prelims. We have to do a lot in between that. And if we see that हमारे पास केवल ये अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर होता है जहां पे हम मेंस की इफेक्टिव प्रिपरेशन करते हैं. Because once December sets in, the fear of prelims starts coming in. हम प्रीलिम्स पे लग जाएंगे और फिर आंसर राइटिंग हो नहीं पाएगी उधर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में. सो दिस इज द हाई टाइम, क्योंकि इस टाइम पे बहुत बच्चे जो है वो पढ़ नहीं रहे हैं. जैसा बताया मैंने कि एग्जामिनेशन है नहीं कोई इस समय, थोड़ा थोड़ा सब लोग लेथार्जी में रह रहे हैं. और ऑलमोस्ट इफेक्टिवली अगर मेंस की प्रिपरेशन बिफोर प्रीलिम्स की बात करें तो वी हैव ओनली 90 डेज. सो 90 डेज डिवाइडेड बाय 12 सब्जेक्ट्स across the 4 papers, that translates to around 7.5 days per paper, per subject. So we have designed this course in such a manner that we are going to cover, as you would have received the schedule also, that every week we'll be taking 2 sessions and we'll be covering 2 topics or 2 subjects of each paper. So roughly in around 6 weeks we'll be covering the whole of the answer writing. You will also be getting mini tests of 6 questions each, 4 mini tests which will be evaluated. You will have a dedicated group where you can post your daily answer writing questions which will be evaluated. The overview of the program. Now if anybody of you have any doubts or queries about answer writing or the program itself, you can ask. Anyone? Anyone has any queries about the program? You can unmute and speak. Okay, just a minute. Devansh, I'm allowing the people to speak, so when they raise hand, I will unmute them. Okay, sir. Okay. Anybody who wants to speak, you can raise your hand, ask your specific queries, then we can move forward with it. No queries? Okay. So, the first thing which we are going to start with is that, as I said, that we do not need a lot of content for the answer writing. Because in the end,
For 15 marker, we have to write only 3 pages, 250 words. And for the 10 marker answers, we have to write only 150 words. That is around 2 pages. So we'll be discussing certain structures about how you can go about certain questions. आप structures को as it is fit कर सकते हो, and you can generate more number of points which you otherwise would do. For example, we'll take a question. Everybody has a pen and paper. I would like you to write this question down, and then we'll discuss this question. I speak of the question. This is a previous year question. Hello. Please write the question. The question is the distribution of rubber producing countries. Describing the distribution of rubber producing countries, indicate the major environmental issues faced by them. Indicate the major environmental issues faced by them. सर एक बार और बोलिए. Describing the distribution of rubber producing countries, indicate the major environmental issues faced by them. What question? Describing the distribution of rubber producing countries, indicate the major environmental issues faced by them. Everybody has written down the question? Devansh, you can also post in the group. Post the question in the group so that everybody can take a note of it. Please open the chat for that. Okay. Wait. This is a 15 marker question. The first part of the question is static. पहला part जो है वो तो static है. You have to describe the distribution of rubber producing countries. But the second part, जहाँ पे ये है indicate the major environmental issues faced by them. This is a bit part. This is the part that will analyze your thinking abilities. यहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा इस question में to generate points. किसी ने लिखा है या सोचा है points? You can post in the group or speak up. Anyone? Anyone has thought upon the points for the second part, not the first part?
has to be a two-way exercise. Somebody wants to speak. Hello. You're audible. For the second part, I have written a few points which are very generic, like shifting of the rubber belt, deforestation, biodiversity loss, climate change, diseases, pollutions, and the relationship between the rubber production and the economic benefit is not so much feasible. Just for the second part of the point, like the major environmental issues. Anyone else? Burning rubber causes air pollution. Good. This is a good point. Forest fires, erratic rainfall, biodiversity loss due to exploitation. Okay. Water consumption, soil degradation. Good. Biodiversity loss and soil quality loss. Okay. Anybody else? See, the whole point of this exercise is to make you think. You will be able to write good answers. जब तक आप open thinking नहीं करेंगे, until you are thinking in a free flow, you will not be able to write good answers. ये बहुत जनरल सा क्वेश्चन है और हर कोई इस पे सोच सकता है. Chemical usage affects ocean life. Affects ocean life is a quite far-fetched point. I know. Climate change impact. Okay. Climate change impact showing बहुत generic point and soil quality. We yes, can Phoenix. talk about it. Talk about soil quality and Natural vegetation, like it can replace natural vegetation in Kerala. We can give example. Usage of large amount of chemicals, तो उसकी वजह से environmental impact में water bodies पे impact होगा. yes, Also yes. deforestation. Okay. Forest loss, that is deforestation only. Rubber producing countries contribute to NO2 in the form of excessive fertilizer that causes greater global warming. Good. Okay. Displacement of livelihood of animals. Displacement of animals. Okay. Okay. So everybody please write down certain points which I am going to tell, and then we'll apply this to another question on environment. Should I speak? Irritating smell can cause uneasiness to all living beings. Okay, but this is a very generic and a far-fetched point. It is asking specifically about the environmental issues. Please write down. I'm telling a few pointers. Then we'll apply this structure in certain other questions which have been asked on the similar lines in the previous years in the mains examination. The first is disasters. The environment-induced disasters. Second is invasive alien species.
Third is soil degradation. Fourth is acid rain. Fifth is water scarcity. Sixth is deforestation. Then diseases. Then human-wildlife conflict. Then flora and fauna. Now, what happened in this answer is, सबने सोचा कोई ना कोई पॉइंटर्स निकाले, सबके पास 2-2, 3-3 पॉइंट्स जा रहे थे. दिस वाज अ 15 मार्कर क्वेश्चन, जहां पे जो फर्स्ट हमेशा यूपीएससी में यही होता है कि जो स्टैटिक पार्ट होता है दैट कैरीज लेस वेटेज. दिस इज अ 15 मार्कर क्वेश्चन. लेट अस अज्यूम दैट द फर्स्ट पार्ट हैज 5 मार्क्स व्हाइल द सेकंड पार्ट हैज 10 मार्क्स. आप 10 मार्क्स में 3 पॉइंटर्स लिख करके नहीं रुक सकते, बिकॉज यू हैव टू मैक्सिमाइज योर मार्क्स. ओके, everybody has given 2 or 3 points only. Like Shobik has given water consumption, soil degradation. Priya Gauri Singh has given biodiversity loss and soil quality loss. Somebody has given forest loss. But when we will think on these dimensions, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, almost 10 dimensions. So we'll be able to generate around 10 points for any question that is asking about environmental impact of anything. Suppose we had a similar question in 2021. Please write down the second question. The question is, mention the global occurrence of volcanic eruptions. Mention the global occurrence of volcanic eruptions in 2021 and their impact on regional environment. And their impact on regional environment. This is the question. Again, the first part of the question is static. The first part of the question is static. The second part is an implied part. It is asking about the impact on regional environment. Similar type of a question. Can we answer this question, generate more number of points with the structure that we have discussed above? Yes or no? Yes. So earlier, where we were able to जनरेट ओनली 2 और 3 पॉइंट्स, और ये वोल्केनिक इरप्शन के स्पेसिफिक कॉन्टेक्स्ट में पूछ लिया. लेकिन अगर हम इन डायमेंशंस पे सोचेंगे तो क्या हम इसको मैक्सिमाइज नहीं कर सकते अपने पॉइंट्स को? लाइक एसिड रेन. एसिड रेन किसी ने नहीं बोला था ऊपर. एसिड रेन जो होगा इसमें वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजनल एनवायरमेंट पे इम्पैक्ट आएगा. फर्स्ट. सेकेंड थिंग, जो क्लाइमेट चेंज पे कैसे इम्पैक्ट करेगा, जो एल्बिडो होगा उसको सप्रेस करेगा, जो रिलेटेड डिजास्टर्स होंगे उससे वो आएंगे. और व्हाट कैन वी थिंक मोर अबाउट इट? स्पीक अप. डिस्प्लेसमेंट ऑफ एनिमल्स फौना में आ जाएगा. फ्लोरा में डिस्ट्रक्शन ऑफ दी, जो आसपास का जो भी फ्लोरा होगा, प्लांट लाइफ, उसका डिस्ट्रक्शन होगा. Isn't it? Yes, I would sir. like everybody to write this answer. I'm giving you 7 minutes. This is a 10 marker question. Please write this answer and post on the group. Then we'll review it.
Setting the timer. You can generate your own points also. You don't need to get restricted to these dimensions. But this will help you in thinking faster because you are getting only 6 or 7 minutes to write a 10 marker. You have 7 minutes. 4:42. You will have to post the answers on the group. Everybody's writing. Phoenix. Pick. Five more minutes. If anybody has written or thought of certain points, you can post it in the group.
Okay, we have received certain pointers. Darshan is saying it causes displacement, infrastructure damage, air pollution, disruptions in air travel, health issues for communities living in the vicinity of these volcanoes. Harshita is saying smoke causes visibility reduction, respiratory health issue, good, loss of lives and infrastructure, deforestation, soil erosion, migration of animals and humans, other disasters like forest fire, acid rain. Okay. Respiratory health issue is not an environmental problem. It's an impact on the health of the people. ये थोड़ा सा far fetched point हो जाएगा, अर्शिता. और कोई? Facts, logistics and transportation. सबने पॉइंटर्स दिए, अच्छे पॉइंटर्स दिए, बट इसमें एक डायमेंशन जो सबने मिस कर दिया, इसमें सिर्फ नेगेटिव इम्पैक्ट्स नहीं पूछा है. क्या वोल्केनिज्म का कुछ पॉजिटिव इम्पैक्ट हो सकता है कि नहीं? पॉजिटिव एनवायरमेंटल इम्पैक्ट. यस, समबडी हैज गिवन दिस, मास्टर शिफू. जियोथर्मल एनर्जी, न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल. जियोथर्मल एनर्जी वाला थोड़ा सा इलैबोरेट करना होगा, कैसे? दर्शन, कूलिंग. यस, सर वो मतलब अपॉर्चुनिटी रहेगा जिससे हम जियोथर्मल एनर्जी बना सकते हैं. कैसे? एंड लावा आल्सो ऐड करता है, इट इज गुड फॉर प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट्स टू सॉइल. मतलब आई थोड़ा डोंट सा नो क्लैरिफाई करना एग्जैक्टली होगा. लाइक हाउ कैन जियोथर्मल वी एनर्जी यूटिलाइज कैसे दैट. जनरेट हो सकती है वोल्केनिज्म से? गीजर. यस, ये मैं जानना चाह रहा था. गीजर या हॉट स्प्रिंग जो उसके आसपास होंगे, उससे हम जियोथर्मल एनर्जी जनरेट कर सकते हैं. यस. पॉजिटिव सॉइल क्वालिटी, मिनरल्स. यस, सॉइल क्वालिटी गुड होगी, मिनरल्स. यस. दृष्टि, मिनरल्स, न्यू लैंड फॉर्म्स. ओके. Landslide, displacement of species, soil fertility, initially bad, but for long term, it can add nutrients. That sulfur emission was going on. Yes. तो अभी तक यही एक प्रॉब्लम तो सबको समझ में आ गई कि हम एक डायमेंशन में सोच रहे थे. विल बी हेल्पफुल इन रिसर्च ऑफ अर्थ मटेरियल. यस, पॉजिटिव इम्पैक्ट. लेकिन ये एनवायरमेंटल इम्पैक्ट नहीं, इसने एनवायरमेंटल इम्पैक्ट पूछा है ना क्वेश्चन में. तो पहली गलती जो पकड़ में आई सबकी वो ये थी कि एवरीवन वाज थिंकिंग इन अ यूनिडायमेंशनल मैनर. सबने एज्यूम कर लिया कि ये नेगेटिव ही पूछ रहा होगा. बट क्वेश्चन को होलिस्टिकली एड्रेस करना है तो वील हैव टू थिंक इन बोथ वेज. अगर कोई फिनोमेना है, जियोलॉजिकल ज्योग्राफिकल फिनोमेना है, या कोई भी एस्पेक्ट है, कोई भी सोशल फिनोमेना है, उसके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स दोनों हो सकते हैं. दिस इज वेयर पीपल लूज मार्क्स. This is where if you write these positive dimensions also, ये आपको extra 1 or 2 marks यहाँ पे gain करा देंगे. और सारी लड़ाई उसी की है. Because if you see the mains PDF, yes, अक्सर होता है, सबके साथ होता है कि हम नेगेटिव पॉइंट्स ही लिखते हैं. जब अगर हमसे पूछा है इम्पैक्ट, तो अगर हमें लगता है कि फिनोमिना नेगेटिव है या डिस्ट्रक्टिव फिनोमिना है, तो दैट इज ह्यूमन साइकोलॉजी कि आपको नेगेटिव की तरह ही ले जाएगा. इस प्रोग्राम के थ्रू हमें यही सारे जो आंसर राइटिंग के मिथ्स हैं, यही छोटी छोटी गलतियां जो है, जो जिससे हमारे नंबर कटते हैं और जहां पे मार्क्स हमें गेन करने हैं, उन पे वर्क करना है. तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप रिजल्ट पीडीएफ को देखेंगे ना, तो यू विल सी अ वेरी इंटरेस्टिंग पैटर्न. शुरुआत में अगर आप देखेंगे, व्हेन यू सी इन द बिगिनिंग ऑफ द लिस्ट, वहां पे आपको दिखेगा कि जो टॉपर्स हैं उनके मार्क्स में कंसिडरेबल डिफरेंस होता है. बट एज यू मूव डाउन द लिस्ट, वहां पे क्या होता है कि बहुत नैरो होता जाता है डिफरेंस. सिमिलर मार्क्स पे आपको 10-10 टॉपर्स मिल जाएंगे. और मेंस एक ऐसा स्टेज होता है जो आपके कंट्रोल में होता है. प्रीलिम्स इज नॉट इन योर कंट्रोल, बिकॉज प्रीलिम्स में 2 घंटे का खेल है. 2 घंटे में आइदर यू आर इन और यू आर आउट. बट मेंस में यू हैव 7 पेपर्स. अगर एक पेपर आपका ऊपर नीचे हो जाता है, तो यू हैव द टाइम टू recoup.
और हर क्वेश्चन में, हर पेपर में अगर आपने 6-7 मार्क्स भी अगर बढ़ा लिए, so that translates to in the GS itself 30-35 मार्क्स। और यही डिफरेंस होता है एक सीरियस कैंडिडेट को इंटरव्यू कॉल आने में और नहीं आने में, सिलेक्शन होने में और नहीं होने में। सो दिस इज द पैटर्न ऑन हाउ वी हैव टू थिंक। ऐसा ही सिमिलर सा क्वेश्चन इस बार भी एक आया था, आईएमओ वाला क्वेश्चन था, द मोस्ट डिफिकल्ट क्वेश्चन इन दी GS2 पेपर। बहुत से बच्चे, अगर आप लोगों में से किसी ने दिया है मेंस इस बार, या आप जानते हैं, if some of your knowns has given, you will find that many people have left this question. The reason is that they did not know how to think on that question. IMO एक यूएन की बॉडी है, न्यूज में रहता है, लेकिन पढ़ता कोई नहीं, क्योंकि there are hundreds of UN bodies, कितना कितना हम प्रिपेयर करके जाएंगे, isn't it? और IMO भी 15 मार्कर में लिखना was a challenge. ये वही बच्चे अच्छा लिख सकते थे जिनका या तो मेरीन इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड होता था, या स्पेसिफिकली किसी ने बाय लक पढ़ लिया हो। सो वील बी अटेम्प्टिंग दैट क्वेश्चन आल्सो। क्वेश्चन लिख लीजिए एक बार, देन वील सी हाउ वी आर अप्लाइंग द गिवन स्ट्रक्चर, और कैसे हम पीयर लर्निंग को उसमें अप्लाई कर सकते हैं। द क्वेश्चन इज, सी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉस्मोस। SEA is an important part of the cosmos. Discuss in the light of above statement IMO is International Maritime Organization in protecting environment and enhancing maritime safety and security. C is an important part of the cosmos. Discuss in the light of the above statement the role of IMO, International Maritime Organization, in protecting environment and enhancing maritime safety and security. First of all, tell me the demand of the question. What is exactly is the question demanding? कितने parts है question के, and what is the question demanding? Anybody? Yes, sir. Yeah. So first of all, we have to tell about the importance of sea. Like we can travel and all that facilities from the sea provides us, and many resources also we get from sea. Yeah. So, and secondly, sir, the role of IMO, like in protecting, it is saying about environment, but mainly it is asking about sea, how it is protecting the sea and its safety, and for its safety and security. Like, sir, we are means there are many zones in the sea. We cannot cross that one country to another. So I am not sure, but like this only. This is a difficult question. Everybody agrees on this? Difficult question to write, especially for a 15 marker. Yes? So second part is more difficult. Part is more difficult, and that is the that is the important part. That is the most important part of the question. Demand वही है. जो demand है, that is the second part only. This will come in the introduction. That C is an important part of the cosmos. This will come in the introduction, as Raghav said कि कई सारी importance है C की resources के लिए और multiple dimensions. But when we are going to address the role of IMO in protecting the environment and enhancing maritime safety and security,
is the role of IMO, how it enhances maritime safety security. Anam, there is one more aspect to this, that is protection of environment. 3 parts: role of IMO, environmental, marine safety and security, and importance of seas. See, importance of seas is not the direct demand of the question. ये आपको इंट्रोडक्शन में 1-2 लाइन्स मेंशन करनी है, इससे ज्यादा इसको स्ट्रेच नहीं करना है. कॉस्मोस का मतलब क्या है? कॉस्मोस इज यूनिवर्स. दर्शन, कॉस्मोस मीन्स यूनिवर्स. So yes, I was saying the importance of seas is just a small part of this question. That will come in the introduction. 2 लाइन में आपको इसको खत्म करना है. But you will be writing about environmental safety and maritime safety and security को enhance करने में IMO का रोल क्या है. So अगर हम ओपन थिंकिंग करें तो क्या लिख सकते हैं? एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में कोई भी बॉडी, सपोज इट इज नॉट IMO, लेट्स अज्यूम दैट इट इज एनी बॉडी एक्स, उसका क्या रोल हो सकता है एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में? IMO भूल जाइए अभी, निखिल. जेनरिक सोचिए कि एनवायरमेंट के प्रोटेक्शन में अगर कोई बॉडी काम कर रही है तो उसका क्या रोल हो सकता है? IPCC है, UNEP है, अगर वो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन में वर्क कर रही है तो उसका क्या रोल हो सकता है? पॉलिसीज लेके आएंगे उसके लिए, गुड. और पॉल्यूशन कंट्रोल, ओके. स्ट्रीट पॉल्यूशन, कोरल लाइफ पॉल्यूशन, प्रोटेक्शन, ओके. पॉल्यूशन में वो कवर हो गया. शुरू और सोचो, डायमेंशंस को डाइवर्सिफाई करना है, लिमिटेड नहीं रह जाना है. सम गाइडलाइंस टू पीपल, ओके. गुड राघव. हम चेक करेंगे कैसे मिसयूज हो रहा है और कौन कर रहा है, ओके. गाइडलाइंस फॉर सेफ्टी, ओके. प्रिवेंशन, मिटिगेशन, ओके. बैन लगा सकते हैं, ओके. रिस्ट्रिक्ट फिशिंग, ओके. शोभित. पायरेसी रॉबरी सेकंड पार्ट में. नाउ एज ऑफ नाउ वी आर थिंकिंग अबाउट एनवायरमेंटल डायमेंशन. और कोई पॉइंट एनवायरमेंट में? स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस इंश्योर करेंगे, ओके. ग्रीन हाउस गैसेस, ओके. Anyone else? सोचो. Early monitoring system for tsunami and all, okay. Human awareness, okay. Seas के sovereignty and dignity, okay. Marpol Convention include oil, sewage, air and chemical too, okay. Very good. Marpol Convention. From adverse effects, okay. They will release some data that will make people aware about the reality. Very good, Raghav. Specified dangerous places. Okay. Dangerous places in the sense of environment. Environmental restrict fishing. Okay. Any more points? Environmental research. Good. Darshan. Anybody else? Climate monitoring. Restrict deep sea mining, okay. Chemical discharge directly, okay. Arshita, good. Ship recycling, Hong Kong Convention.
ensuring Thalweg principles. Okay. Sustainable development, innovative solutions. Okay, good. Nikhil. We'll do campaigns to make people aware. Yes. Now see, this was अभी शुरू में किसी ने कहा कि this is a difficult question. Second part of the question is very difficult. Why it was difficult? क्योंकि आप बहुत restrict होकर सोच रहे थे. You were thinking कि IMO का रोल क्या हो सकता है इसमें, isn't it? जब हम रिस्ट्रिक्ट होकर के सोचना शुरू करते हैं किसी क्वेश्चन पे, तो प्रॉब्लम यही आती है कि हम पॉइंट जनरेट नहीं कर पाते. और आप एग्जाम के प्रेशर में लिख रहे हो. दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द पेपर. 20th क्वेश्चन था जहां पे आपको हार्डली 5-7 मिनट्स में ये सारे पॉइंटर्स आपको सोच करके लिखने हैं. प्लस दूसरी बात ये ध्यान रखनी होती है कि जो इस तरह के जो क्वेश्चन आते हैं, जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, जहां पे आपको पता है कि क्वेश्चन या तो लोग कुछ उल्टा सीधा लिख करके आएंगे या फिर इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे. देयर टू मैक्सिमाइज योर चांसेस यू हैव टू थिंक इन एन अलाइन्ड मैनर. अगर देखो कितने सारे पॉइंटर्स निकल करके आए, अगर हम इसको आप सारे पॉइंटर्स को उठा करके अगर आप गूगल करोगे, आपको एक भी पॉइंटर इसमें से गलत नहीं मिलेगा. ग्रीन हाउस गैस का एमिशन मास्टर शिफू ने कहा, उसके लिए मार्पोल कन्वेंशन बनाया गया सल्फर के एमिशन को चेक करने के लिए. हमने बात की थी ऊपर वाले जैसे स्ट्रक्चर में एनवायरमेंट में इन्वेजिव एलियन स्पीशीज का था. इसका यहाँ पे एक बलास्ट वाटर कन्वेंशन. आपको कन्वेंशन नहीं आता कोई बात नहीं, आप लिखो कि इन्वेजिव एलियन स्पीशीज को के रिलीज को, इसके प्रोलिफरेशन को चेक करता है. एनवायरमेंट में अगर सी में देखा तो सबसे बड़ा डिजास्टर क्या होता है? ऑयल स्पिल. ऑयल स्पिल को मॉनिटर करने में हेल्प करता है. एक जो जेनरिक या जनरल पॉइंट आ सकता है जिसको स्पेसिफिक बना के यहाँ लिख सकते हैं, वो है कोऑर्डिनेशन. कोऑर्डिनेशन बिटवीन वेरियस गवर्नमेंट्स विद एनजीओज विद नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, नॉन स्टेट एक्टर्स. लिख सकते हैं ना. एनवायरमेंटल रिसर्च किसी ने बोला, बहुत अच्छा पॉइंट है. एनवायरमेंटल रिसर्च आप रिपोर्ट्स पब्लिश करते हो, आईएमओ पब्लिश करता है वेरियस टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स. ऑल इन ऑल इस तरह के क्वेश्चन में कहने का मतलब ये है कि डोंट रिस्ट्रिक्ट योर थिंकिंग. जब भी इस तरह का क्वेश्चन दिखे, इस क्वेश्चन को अटैक करने का सबसे जो बेस्ट तरीका वो ये है कि आपको फ्री थिंकिंग करना है. आप जनरलाइज कर दो क्वेश्चन को, आईएमओ हटा दो वहां से. आप सोचो कि हमने इतनी सारी बॉडीज पढ़ी, हम यूएनईपी पढ़ते हैं, हम आईपीसीसी पढ़ते हैं, UNFCCC पढ़ते हैं, वेरियस अदर एनवायरमेंटल एनजीओस पढ़ते हैं. उनका रोल क्या हो सकता है? What can be the role of those bodies in this? तो यहाँ पे देखो 8-10 पॉइंटर्स जनरेट हो गए. 15 मार्कर क्वेश्चन में आपका केवल एक पार्ट में आपने 10 पॉइंट लिख दिए. और दिस इज द की व्हेन यू हैव टू मैक्सिमाइज योर मार्क्स. द की इज टू मैक्सिमाइज योर पॉइंटर्स. नाउ लेट अस थिंक अपॉन द सेकंड पार्ट, एनहांसिंग मैरीटाइम सेफ्टी एंड सिक्योरिटी. इसको भी जनरल सोचो. आईएमओ नहीं है, कोई भी जनरिक बॉडी है, मैरीटाइम सेफ्टी और सिक्योरिटी करने के लिए क्या करेगा? किसी ने ऊपर एक पॉइंट दिया था, यस द क्वेश्चन हैज 3 पार्ट्स. कुछ पॉलिसीज लेके आएंगे. यस ओके. यस राघव, इसका इंट्रोडक्शन क्वेश्चन खुद दे रहा है कि सेफ्टी और सिक्योरिटी का इंपॉर्टेंस ये है ना कि सी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉस्मोस. And then you link it with how it is working for the safety and security, which is the main demand of the question. Protection of life and property at sea, piracy, robbery protection. Yes. के पॉइंटर्स भी सोचो. प्रिवेंट फ्यूचर मैरीटाइम एक्सीडेंट्स. ओके ठीक है. Regulating illegal activities, okay. Making government coordinate at global level, very good. Anam?
टेकिंग गवर्नमेंट कोऑर्डिनेट एट ग्लोबल लेवल। और कोई सोचो, बहुत सारे पॉइंट्स निकल करके आ सकते हैं। कोड ऑफ कंडक्ट टू प्रिवेंट पायरेसी, गुड। अगर आपको स्पेसिफिक पॉइंट्स पता है इसमें, अगर एक दो पता है, दैट विल ऐड वैल्यू टू योर आंसर। अगर नहीं पता है तो हम कैसे ऐसे क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, दैट इज अ मेन मोटिव। अवेयरनेस ऑफ अपकमिंग साइक्लोन एंड डिजास्टर, ओके शोभिक। क्लास कन्वेंशन, ओके। मैपिंग ऑफ सी, ओके। मैपिंग शोभिक रिलेट करो, मैपिंग सेफ्टी और सिक्योरिटी से कैसे इसको करेगा, वो आपको यहाँ बताना पड़ेगा। यूज ऑफ मरीन रिसोर्सेज, मिनिमाइजिंग कॉन्फ्लिक्ट्स, एनवायरमेंटल इम्पैक्ट। एनवायरमेंटल इम्पैक्ट डिस्कस हो गया शिफू। वर्क ऑन सेफ्टी, some binding agreements of treaties, yes, good. कंट्री के बीच कोऑर्डिनेशन से मैरीन लाइफ की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी, यस। वैसे मैरीन लाइफ की जब हम बात करेंगे तो एनवायरमेंट में कवर हो जाता है, स्टिल यू कैन राइट दिस पॉइंट। एनी मोर पॉइंट्स? Gives a framework to the shipholders for their businesses and gives some guidelines to them. Okay, good. Relation and collaboration with other world bodies. Okay. Djibouti Code of Conduct to sea, cyclone and disaster and mapping of sea trade route. Yes. Helps clear various disputes. Okay. डेटा शेयरिंग की भी हम बात कर सकते हैं। डेटा शेयरिंग ऑन साइक्लोन्स, डिजास्टर्स, setting standard for training and certification by IMO. Yes, good point. Phoenix. Sustainable technology usage, public awareness, digitalization. Public awareness आएगा, yes. Digitalization of what? Maritime operations for fully safer, efficient. Yes. Good. Sustainable technology usage. I may find someone is harming them. Okay. What? Right?
coordination and marine safety coordinator and disputes training digitalization. Yes, this point has come up. Pointers he managed to generate around 10-12 odd points for the second part also. एक दो pointers और इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसे it is a platform for sharing best practices also, isn't it? Other environmental bodies are collaboration like human close. Convention, not a body. ये लिख सकते हैं कि अदर एनवायरमेंटल बॉडीज के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल UNFCCC, UNEP और एनी अदर बॉडीज, NGOs वर्किंग फॉर द सी. फॉर एग्जांपल क्लीनिंग ऑफ द ग्रेट पैसिफिक गार्बेज पैच. मॉक ड्रिल्स ऑर्गेनाइज कर सकता है, अर्ली वार्निंग दे सकता है, isn't it? To study all types of societies can be applied to study all types of species. That's simple society. Underwater noise. We can give examples of SDG goals, other environmental bodies of collaboration. Yes, good. ठीक है, तो इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करके क्या समझ में आया? We have got enough points. इस क्वेश्चन का पॉइंट जनरेट करके क्या समझ में आया? यस, इन्वेजिव एक्वेटिक स्पीशीज वो बता दिया था, उसमें एक बलास्ट कन्वेंशन था उसके रूप में प्लेटफॉर्म. यस, बहुत सारे पॉइंट्स हमने जनरेट कर लिए, लेकिन इस तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करने से हमें क्या समझ में आया कि अगर हमें मतलब कुछ स्पेसिफिक किसी बॉडी के बारे में पता नहीं है तो वी कैन जस्ट लाइक जनरलाइज करके उसको आंसर पूरा बहुत सारे पॉइंट्स बना सकते हैं हम लोग. ये क्वेश्चन इतना टफ था कि मेनी ऑफ यू वुड इफ यू वुड हैव बीन राइटिंग द एग्जामिनेशन तो क्वेश्चन छोड़ के आते हैं कि नहीं, या लिखते तो बहुत कम लिखते, थोड़ा लिखते है कि नहीं. यस सर. प्रोग्राम का जो पूरा मकसद है वो यही है कि इस मिथ को ब्रेक करना कि हमें बहुत ज्यादा चीजों के बारे में पढ़ना है, बिकॉज यू कैन नॉट नो एवरीथिंग. अगर आप 20 चीजें पढ़ के जाओगे, यूपीएससी आपसे 21वीं चीज पूछ लेगा, बिकॉज द सिलेबस इज वेरी वास्ट. और मेंस का की यही है कि आपको 20 क्वेश्चंस को अबव एवरेज अटेम्प्ट करके आना है. बेस्ट आंसर किसी में नहीं लिखना है. यू विल बी सीलिंग थ्रू. अगर आप टॉपर्स के आंसर उठा करके देखो, टॉपर्स की जो आंसर कॉपीज होती हैं जो इसमें होती हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में, तो वहां पे भी आप देखो कि देयर आर सर्टेन क्वेश्चंस जहां पे उनको नहीं आता है, बट दे मेक अप द आंसर्स, एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट यू हैव टू डू इन द एक्चुअल एग्जामिनेशन ऑल्सो. एक चीज जो बहुत लोगों ने मिस कर दी, यहाँ पे कीवर्ड था डिस्कस. में इसके लिमिटेशंस भी गिनाने पड़ेंगे. ये तो हमने पॉइंटर्स लिख दिए, सपोज 7, 8 पॉइंट्स लिख दिया, लेकिन ये नहीं कर पा रहा है. सो डोंट यू थिंक हमें इसकी लिमिटेशंस भी गिनानी पड़ेगी? IMO एज अ बॉडी हैज सर्टेन लिमिटेशंस. लिमिटेशंस क्या हो सकती है? एक डायमेंशन ये भी तो खुलेगा. Particularly London Convention. So sir, if we are talking about it through conventions, so do we have to talk about it particularly? No. देखो, ऐसे करना होता है, जब आप इस आंसर को एक बार लिखिएगा और भेजिएगा,
व्हेन यू आर राइटिंग, सपोज आपने पॉइंट लिखा कि एमिशन नॉर्म्स के स्टैंडर्ड को सेट करता है, फॉर एग्जांपल मार्पोल कन्वेंशन फॉर द एमिशन ऑफ सल्फर, ठीक है फिनिक्स। आपके एग्जांपल्स या कन्वेंशन होते हैं, वो रीजन नहीं, आपको रीजन देना है, दैट हैज टू बी यूज्ड इन द एग्जांपल और सब्सटैंशिएशन ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट। लिमिटेशन ये है कि बाइंडिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं, ओके। और क्या लिमिटेशन है? Think. Slow decision making, diverse political interest. Okay, good. और still we are facing various negative environmental impacts. Okay. Slow decision making, diverse political interest. Yes. Improper implementation of policies. थोड़ा सा और स्पेसिफिक करो शोभित इसको। पॉइंट इज गुड, improper implementation of policies. किसी ने ऊपर बोला था कि नॉन बाइंडिंग नेचर ऑफ कन्वेंशंस, रिसोर्स स्कैर्सिटी, यस। फंड क्रंच जो हर बॉडी के साथ होता है। और देखो सबसे बड़ा चैलेंज क्या आएगा ना, जो हमने इतने सारे पॉइंटर जनरेट कर लिए हैं, तो उसको मैं 15 मार्कर्स में अपने डायमेंशंस और पॉइंट्स को इनकॉर्पोरेट करना प्रॉब्लम होगा। लैक ऑफ स्ट्रिक्ट एक्शन फॉर वायलेशन, यस, इनफ पॉइंट्स हो गए यहाँ पे। सो आई वुड वांट एवरीवन ऑफ यू टू राइट दिस क्वेश्चन, पेपर पेन पे लिखो इसको, जो यूपीएससी वाली कॉपी आती है उसमें 3 पेज में इसको लिखो 15 एज अ 15 मार्कर एंड सेंड ऑन द ग्रुप और सेंड इट टू मी। तो आपको एक बेटर ओवरव्यू मिलेगा ना कैसे इसको पेपर पे सेट करना है। अभी तो हमने ओपनली थिंक कर लिया, ये पॉइंट हो सकता है, ये डायमेंशन हो सकते हैं, लिमिटेशन। वे फॉरवर्ड भी देना पड़ेगा इसमें ना, क्योंकि अगर आपने लिमिटेशन बताया है तो कैसे इस ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं वही बताना होगा। दैट हैज टू बी अनदर डायमेंशन, इजंट इट, बिफोर कंक्लूजन। अभी थोड़ी देर पहले कोई कह रहा था ना कि चीजें maybe it is not sufficiently funded by you and all. Yeah, you can write it there कि there is a fund crunch. Limitations को आपको बहुत short में show करना है. You can write that there is resource crunch or fund crunch. Yes, तो मैं ये कह रहा था, somebody was saying that कुछ चीजें याद नहीं रहती हैं पढ़ने के बाद। तो यहाँ पर जैसे ही हमने ये क्वेश्चन को ब्रेनस्टॉर्म किया, अब इसमें हमें पता तो सारी चीजें हैं, बट प्रॉब्लम ये आ रही थी कि वी वर थिंकिंग इन अ वेरी रिस्ट्रिक्टेड मैनर। जब हम ओपन थिंकिंग करेंगे ना सारे क्वेश्चंस की, जैसे जैसे सेशंस में आगे बढ़ेंगे, यू रियलाइज दैट कि बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जिस चीज को पढ़ा है तो उसको कंसोलिडेट कर लेना है, उसको अप्लाई करना है। आंसर राइटिंग इज ऑल अबाउट एप्लीकेशन ऑफ व्हाट यू हैव रेड। सब चीजें सबको पता थी, बस सोचने का तरीका नहीं पता था, इन विच डायमेंशन वी हैव टू थिंक टू गेट अ गुड आंसर आउट ऑफ दिस, है ना? Am I audible?
डिस्कस वाले क्वेश्चन में क्या क्या लिख सकते हैं? देखो, जब क्वेश्चन कोई भी आएगा, डिस्कस, एग्जामिन, क्रिटिकल एग्जामिन, कुछ भी आएगा, देयर हर जगह आपको पॉजिटिव और नेगेटिव ही शो करना है अलॉन्ग विथ वे फॉरवर्ड। वे फॉरवर्ड चाहे कंक्लूजन में दे दो, या अगर आपके पास अच्छे पॉइंटर्स हैं तो उसको एक्सप्लिसिटली आप लिख सकते हो, ठीक है। जहां क्रिटिकली एग्जामिन है वहां पे जो नेगेटिव पॉइंटर्स हैं वो थोड़े ज्यादा हो जाते हैं। डिस्कस में आपको बैलेंस करना होता है पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंटर्स को, और जो स्ट्रक्चर होना चाहिए क्वेश्चन का वो सब में सिमिलर होगा। अब लोग इस क्वेश्चन को लिखेंगे ना एक बार? Anybody has any specific doubt about answer writing या preparation itself? पूछ सकता है कोई भी। कैसे लिखना है, कैसे शुरू करना है क्वेश्चन, कैसे ब्रेक करना है, डिमांड नहीं समझ में आ रही, कंटेंट का प्रॉब्लम है, एनीथिंग? सर एक बार एथिक्स लेके बता दीजिए। क्या लेके बता दूं? एग्जांपल? जी, क्योंकि 2022 में काफी लॉन्ग स्टेटमेंट आ रही है एथिक्स की, तो फिर इंट्रो और उसमें थोड़ा प्रॉब्लम आ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन निकालिए, मैं सेंड करता हूँ ग्रुप पे। कभी कभी क्वेश्चन की डिमांड नहीं समझ आता तो कैसे करें? ओके, देखो, क्वेश्चन की डिमांड समझने के लिए फर्स्ट ब्रेक द क्वेश्चन। जैसे हमने भी ऊपर किया ना, क्वेश्चन को 3 पार्ट में तोड़ा। उसका एक फर्स्ट पार्ट था कि सी इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द कॉस्मोस। अब स्टेटमेंट दे दिया, इसका मतलब कि ये मेन पार्ट क्वेश्चन का नहीं है। हम जब सेकंड पार्ट में मूव करते हैं तो केवल 2 डायमेंशन उसने पूछे थे, इसका एनवायरमेंट और मैरीटाइम सिक्योरिटी में क्या रोल है आईएमओ का। दैट वाज द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन। हिडन डिमांड क्या थी? उसकी लिमिटेशन बतानी थी और उसके वे फॉरवर्ड को। क्लियर है प्रिया? अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन है, विजडम लाइज इन नोइंग व्हाट टू रेकन विथ एंड व्हाट टू ओवरलुक। An officer being engrossed with the periphery, ignoring the core issues before him, is not rare in the bureaucracy. Do you agree that such preoccupation of an administrator leads to travesty of justice to the cause of effective service delivery and good governance? Critically evaluate. क्वेश्चन बहुत बड़ा है, एथिक्स का क्वेश्चन है। 2022 में एक्स्ट्रा लार्ज क्वेश्चन यूपीएससी ने दिए थे, बट कोई बताया इसकी डिमांड क्या है? तो व्हाट इज द कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन, एक लाइन में? Anyone? ये याद रखना है कि 10 मार्कर क्वेश्चन है। यू हैव टू राइट दिस इन 150 वर्ड्स ओनली। पहले आप लोग बताओ, फिर मैं बताता हूँ। एप्टीट्यूड, ओके, यस। एडमिनिस्ट्रेटिव रोल। क्वेश्चन को तोड़ो, पहले क्वेश्चन को तोड़ो, जैसे अभी तोड़ना सिखाया था। भी लैंग्वेज क्वेश्चन में लिखिए, सबका मतलब सेम है। किसी ने आपको घुमाने के लिए बस ये 4, 5, 6 लाइन का क्वेश्चन बना दिया था। द डिमांड इज वेरी सिंपल इन दिस क्वेश्चन। Yes, a bureaucrat should understand the real problem society, the ground reality. जो एक्चुअल डिमांड इस क्वेश्चन का है ना, वो यहां से शुरू होता है। An officer being engrossed with the periphery, ignoring the core issues, is not rare in the bureaucracy. ठीक, सीधा सीधा जो उसका डिमांड है इस क्वेश्चन का, वो ये सेकंड लाइन यही कहना चाह रहा है, जो उसके शुरू के 2 पार्ट है सेंटेंस का, कि जो हमारा ब्यूरोक्रेसी है उसमें बहुत सारे ऐसे ऑफिसर्स होते हैं जो पेरिफेरल इश्यूज पे जाते ही नहीं है। और इसकी वजह से क्या हो रहा है? ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस और इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी और गुड गवर्नेंस। ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस, इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी और गुड गवर्नेंस, 3 पार्ट्स। इस क्वेश्चन के जो मेन 3 पार्ट्स हैं ये हो रहे हैं।
जो विजडम ये जो इतना अच्छा सा कोट लिख दिया है इसका कोई खास मतलब नहीं है, वो वही चीज कह रहा है जो दोबारा रिपीट कर रहा है. सो फाइंड द कीवर्ड्स ऑफ द क्वेश्चन. कीवर्ड क्या है क्वेश्चन का? पेरिफेरी, एनग्रॉस्ड विद द पेरिफेरी, फर्स्ट कीवर्ड. सेकंड इज travesty of justice, third is effective service delivery and fourth is good governance. ठीक है. जब आप इन सारे पॉइंटर्स को लिंक करते हो कि अगर आप पेरिफेरल इश्यूज से डील कर रहे हो तो वो कैसे ट्रेवेस्टी ऑफ जस्टिस कॉज कर रहा है, वो कैसे इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी को हैम्पर कर रहा है और कैसे गुड गवर्नेंस को हैम्पर कर रहा है. तो बस ये दिस इज द कोर डिमांड ऑफ द क्वेश्चन. हिडन डिमांड इसकी क्या होगी? एनीबॉडी? service is not delivered. This is just a part of the question. Service delivery, effective service delivery. बाकी दो पार्ट भी तो देखो. Travesty of justice, effective service delivery, good governance. और इस चीज को हमेशा याद रखना, यूपीएससी में जो सब पार्ट दिए होते हैं उनका मतलब होता है the more you are addressing the sub parts, आप इसको अगर अलग अलग एड्रेस करोगे आपको उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे. क्लियर हो गया ये क्वेश्चन का डिमांड? मेन थिंग इज टू ब्रेक द क्वेश्चन. पहले आपको ऐसी नजर डेवलप कर लेनी है कि क्वेश्चन देखते ही यू हैव टू, आपकी नजर वहीं जानी चाहिए जो उस क्वेश्चन का मेन कीवर्ड है. बाकी जो ये पेरिफेरल चीजें क्वेश्चन में ही पेरिफेरल चीजें इतनी सारी लिखी हुई हैं उस पर आपको बहुत ज्यादा ड्वेल करने की जरूरत नहीं है. बिकॉज एथिक्स में क्या होता है कि एथिक्स में यू गेट लेसर टाइम. 13 क्वेश्चन आपको लिखने होते हैं 10 मार्कर्स, यू गेट अराउंड 5 to 6 minutes टू राइट. सो डायरेक्टली आपको डिमांड को हिट करना है. क्लियर है? ऐसे क्वेश्चंस हम करेंगे. व्हेन वी विल बी टेकिंग अप द एथिक्स सेशंस वी विल बी डूइंग मेनी क्वेश्चंस लाइक दिस. और इन क्वेश्चंस को भी कैसे टैकल करना है वो भी हम देखेंगे. एनी अदर क्वेरी? Sir, if I have a question, we can use terminologies or keywords in English if you have opted Hindi medium. हाँ लिख सकते हो. अक्सर लोग लिखते हैं. अगर आपको एग्जैक्ट हिंदी नहीं याद आ रहा है तो उसको आप लिख सकते हो. बहुत लोग लिखते हैं. लेकिन बहुत ओवर डू मत करना कि पेपर इंग्लिश का ही लगने लग जाए. कोशिश करिए हिंदी में लिखने की. अगर नहीं होता है तो इट्स बेटर टू राइट इन इंग्लिश rather than राइटिंग नथिंग. एनी अदर क्वेरी? लाइव सेशन वीकेंड्स पर होंगे या बस संडे? हर वीक में 2 लाइव सेशंस होंगे. वी आर प्लानिंग टू कीप इट ऑन मंडे ट्यूसडे. बाकी दिन आप खुद से आंसर्स लिखेंगे, आंसर्स को आप पोस्ट करेंगे और नेक्स्ट सेशन के लिए प्रिपेयर करके आएंगे. थोड़ा थोड़ा तो नेक्स्ट सेशन के लिए पढ़ के आना पड़ेगा ना, तब मजा आएगा. ओरिएंटेशन लेक्चर था इसलिए आज संडे को रखा गया था. सैटरडे संडे रख सकते हैं. ओके. अभी एक पोल करवा लेंगे जिसमें सब लोग कंफर्टेबल होंगे. उस दिन पे सेशन को प्लान कर लेंगे. डेज में क्लासेस चलती हैं. वे फॉरवर्ड लिखने के बाद कंक्लूजन. यस, देखो कंक्लूजन तो आपको आंसर में देना ही है. भले आप एक लाइन का कंक्लूजन दो बिकॉज इट गिव्स अ सेंस, स्ट्रक्चर्ड दिखता है आंसर. एक चीज मैं और क्लियर करना चाहूंगा कि ये प्रोग्राम कैसे जो नॉर्मल टेस्ट सीरीज है उससे डिफरेंट है. आप लोगों ने अगर हो सकता है किसी ने ज्वाइन किया होगा तो उसमें सबसे बड़ी चीज होती है इनर्शिया ऑफ राइटिंग. 20 क्वेश्चन का टेस्ट होता है, हम ले लेते हैं 20-25 टेस्ट हम खरीद लेते हैं. लेकिन हम लिखते कितने टेस्ट हैं? 2-3-4 टेस्ट ओनली वी राइट. फिर 20 क्वेश्चन लिखने के बाद हम इतना थक जाते हैं कि उसको रिव्यू कर पाना बहुत मुश्किल होता है. थर्डली जो कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में लोग उन आंसर्स को चेक करते हैं वो बहुत जेनरिक कमेंट्स देते हैं. उनका एक फिक्स पैरामीटर होता है कि उनको इतने से इतने के बीच में ही मार्क्स अवॉर्ड करने हैं. यू वुड हैव एक्सपीरियंस फॉर योरसेल्फ. बहुत गंदा आंसर लिखोगे तो भी यू विल रिसीव 3-3.5. बट इसमें ऐसा नहीं होता है. यूपीएससी में एग्जामिनर विल हैव नो शेम इन गिविंग यू 0 if the question is not addressed.
One. Secondly, they can also give you as high as 70 or 75% marks in a question if it is written well. ठीक है, यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, जब आप डेली लिखते हो तो आप थोड़ा थोड़े छोटे इंप्रूवमेंट्स करते हो. दैट वर्क्स ऑन योर सबकॉन्शियस लेवल. आपको पता नहीं चलता है, बट विद द पासिंग ऑफ टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, आप बहुत लंबा इंप्रूवमेंट कर ले जाते हैं. दिस यू विल रियलाइज बाय द एंड ऑफ द सेशन कि आपकी जो आंसर राइटिंग का जो लेवल आज है और आज से 1.5 महीने बाद जो होगा, दैट विल डेफिनेटली बी एट नॉच हायर. और एक सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है ना कि हमें लगता है कि हम प्रीलिम्स के बाद लिख लेंगे. तो प्रीलिम्स के बाद लिखने का टाइम तो होता है 3 मंथ्स, लेकिन आपको उसमें ऑप्शनल भी करना है, आपको जीएस भी करना हो जाता है, फिर यू हैव टू कंप्लीट द नोट्स ऑफ सर्टेन थिंग्स, ऑल्सो करंट अफेयर्स भी करने हो जाते हैं, तो थोड़ा हैवी हो जाता है. तो इट इज बेटर कि हम जितना ज्यादा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस पहले से करके रखें उतना अच्छा है. ऑफ कंपाउंडिंग का नाम सुना होगा. 1% if we improve every day, within a year we are 37 times better. So we have to aim that daily. हमें कुछ मत करो. अगर आप आंसर नहीं लिख रहे हो, you break a question, you understand the demand of the question, you take out the keywords of the question. लेकिन आज जो ये 2 क्वेश्चन कराए हैं, everybody, I hope that everybody of you will write the question. सब लोग लिखेंगे और लिख करके भेजेंगे. की कंक्लूजन करने में क्या क्या लिख सकते हैं. देखो, कंक्लूड करने में 2-3 तरह के कंक्लूजन दे सकते हैं. लिंक कर दो, डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द क्वेश्चन. सेकेंडली, अगर आपको किसी का जैसे आईआर का क्वेश्चन है, हम वो करेंगे धीरे धीरे, उसमें आएगा. आईआर का क्वेश्चन है, उसमें किसी का स्टेटमेंट कोट कर सकते हो. हमारे पीएम साहब जैसे हैं, बहुत सारे इश्यूज पे बोलते हैं, बहुत सारे कीवर्ड्स हैं उनके, उससे आप कंक्लूड कर सकते हो. किसी कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल से कंक्लूड कर सकते हो, या एक जेनरिक कंक्लूजन ऑन एन ऑप्टिमिस्टिक नोट आप दे सकते हो. दैट विल वेरी अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. आप लिखो, जब भेजोगे और जब हम सेशंस में डिस्कस करेंगे तो वो चीज और क्लियर हो जाएगी. ठीक है गौरी? स्टडी बिकॉज ऑफ ऑनलाइन. यस, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है ना कि इट मेक्स थिंग्स वेरी एक्सेसिबल. आप अपने घर से प्रिपेयर करो, दिल्ली जाने की क्या जरूरत है. और किसी की कोई क्वेरी रिगार्डिंग द सेशन, रिगार्डिंग जनरल प्रिपरेशन, और वी विल वाइंड अप नाउ. एक पोल करा लेंगे, जब से सब लोग रेडी हो जाएंगे उस दिन से ही हम शुरू करेंगे. वी विल बी स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज पॉलिटी. शेड्यूल आप लोगों को शेयर कर दिया गया, मिल गया सब. एवरीबॉडी हैज गॉट द शेड्यूल. यस, ओके. पे देखो पिन है, ग्रुप पे पिन कर दिया गया था, दोबारा भेज दिया जाएगा. मोहित सर ने देखो दोबारा भेज भी दिया है. Did you find the today's session to be of any use? कुछ यूजफुल लगा आज? यस, स्लोली जब इस तरह से हम सारे पेपर, जब 4 पेपर डिस्कस कर लेंगे ना, तो यू विल बी इन अ वेरी गुड पोजीशन टू राइट आंसर्स. एनी स्पेसिफिक फीडबैक हाउ वी कैन इम्प्रूव दिस आप दे सकते हो अभी. I would like you all to write these questions in pen and paper and send me. Okay.
have any, okay, voice buffer कर जाता है, ठीक है, we'll take care of that in the next session. If you have any further queries, you can ping to Mohit sir or help@secois. People are still typing, so I'll quickly take their queries and then we'll wind up for today. और नेक्स्ट सेशन में प्लीज थोड़ा एक रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग थोड़ा थोड़ा जो शेड्यूल के हिसाब से पढ़ के आइएगा, तो करने में और मजा आएगा. Okay. Thank you, sir. End the session. Okay. Ending the session now. Thank you, sir.